एक्सपेंशन। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि होती है। याद रखना कुछ कुछ एक्सेप्शन है, पर अभी याद रखो कि किसी वस्तु को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में क्या होता है, वृद्धि होता है। अब कौन कौन सा है देखो, जैसे सोना है, सोना को अगर हम गर्म करेंगे ना तो वो सिकुड़ जाता है। ओके, तो ऐसा ही है। लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक यानी अल्फा, क्षेत्रफल में वृद्धि का होता है बीटा, तथा आयतन में जो वृद्धि होगा उसको हम गामा द्वारा व्यक्त करते हैं। अल्फा बीटा गामा का संबंध जो होता है 1:2:3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके लंबाई में अगर 1 गुना बढ़ रहा है तो उसके क्षेत्रफल में 2 गुना और आयतन में क्या होगा, 3 गुना उसका विस्तार हो जाता है। यानी बीटा बराबर 2 अल्फा या गामा बराबर 3 अल्फा। आप याद रखो 1:2:3। जल का असामान्य प्रसार। प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन बढ़ता है, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो आयतन क्या होता है, घटता है, और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। जिसका अर्थ यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है और आयतन क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे न्यूनतम होता है, कम होता है, मिनिमम होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 डिग्री सेल्सियस। अब है ऊष्मा का संरक्षण, ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को, मेरा पेन पता नहीं कंप्यूटर में भी पेन खत्म होता है, हाँ, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं। पहला है चालन, संवहन और विकिरण। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। चालन, संवहन और विकिरण। देखो एक वीडियो में एक पूरा लेसन कंप्लीट करना है, एक टॉपिक, तो इसीलिए वीडियो कोई लंबा बनेगा कोई छोटा बनेगा, तो आप लोग उसको पूरा देखिए, ठीक है ना, तभी आपको हेल्प करेगा। अब यार पहला दिया गया चालन यानी कंडक्शन। चालन से ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। मतलब उसका जो कण होता है ना वो उसमें स्थानांतरित नहीं होता है, ये होता है चालन, कंडक्शन। आगे एग्जाम्पल दिया गया है, कंडक्शन ये हुआ। ठोस में ऊष्मा का संचलन चालन विधि द्वारा होता है, यानी लोहे में जो ट्रांसफर होगा हीट का वो किससे होता है, कंडक्शन होता है, कंडक्शन, चालन। अगर याद नहीं रहे ना तो याद रखना कि जो हम लोग खाना बनाते हैं इलेक्ट्रिक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं क्या हम, कंडक्शन चूल्हा कहते हैं ना, कंडक्शन चूल्हा। तो किसका बना होता है, लोहा का बना होता है। यानी उसमें जो स्थानांतरण होता है लोहे में वो किसके कारण होता है, कंडक्शन। लोहा क्या है, ठोस है, धातु है, तो धातु में अगर प्रसार होगा तो वो किसके कारण होगा, कंडक्शन होगा। कैसे भी करके याद रखो ताकि एग्जाम में ना भूलो, क्योंकि देखो याद सबको होता है, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, तो कंडक्शन चूल्हा से तो याद रख सकते हो ना, तो दिक्कत नहीं होगा। आगे आपका है संवहन यानी कन्वेक्शन। इस विधि से ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इसमें क्या होगा कि पदार्थ का जो कण होगा वही इसमें स्थानांतरित होगा। इस प्रकार के पदार्थ के कणों का स्थानांतरण से धाराएं बहती है जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं, यानी कन्वेक्शन वेव कहते हैं। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है, यानी ठोस में होगा कंडक्शन के द्वारा, और गैस और जो द्रव होगा यानी जो बहता है, ठीक है, जैसे पानी भी बह रहा है और हवा भी बहता है, इसमें क्या होता है, संवहन के द्वारा होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल जो होता है कन्वेक्शन यानी संवहन द्वारा, सूर्य का जो हीट होता है ना वो भी संवहन के द्वारा ही आता है। अब है आपका विकिरण। इस विधि से ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में बिना किसी माध्यम की सहायता से, बिना माध्यम को गर्म किए, याद रखना ये माध्यम को गर्म भी नहीं करता है, प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होता है, वो होता है विकिरण। अब आगे दिया गया आपका न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसका ठंडे होने का दर जो है ना वो कम होता जाएगा। जैसे अगर टेम्परेचर किसी का 20 है, 20 से हम जो 10 टेम्परेचर है ना वो तेजी से लेके आ जाएंगे, लेकिन 10 से अगर हमको 0 डिग्री पे लाना है ना तो वो काफ़ी टाइम लगता है। तो यही है न्यूटन का शीतलन का नियम। मतलब जो जो ठंडा होता जाएगा, ठंडे होने का जो टाइम है ना, दर जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा, दर कम हो जाएगा, टाइम तो अधिक लगना शुरू हो जाएगा। एक है क्रिक-हॉफ का नियम। क्रिक-हॉफ का नियम, इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक है। अच्छा अवशोषक जो होगा, जो अधिक एब्जॉर्ब करेगा वही अच्छा बोलेगा। यही यहाँ पे क्रिक-हॉफ का नियम।
अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफेद पट्टी को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, काला वस्तु जो होगा ना वो अंधेरे में अधिक चमकेगा। कि किसके द्वारा कहा गया? क्रिकहॉफ के द्वारा। अब है स्टीफन का नियम। किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता ई, मतलब स्टीफन के नियम के अनुसार जो उत्सर्जन क्षमता होता है उसको ई से मापा गया है, और परम ताप यानी टेम्परेचर टी के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी उत्सर्जन क्षमता जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ताप पे पावर 4 के। यहाँ पे जो ओमेगा है एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं। ये छोटा वाला ओमेगा है। अगर यहाँ पे दिया गया आपका अवस्था परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा, यानी चेंज इन स्टेट जो हम कहते हैं ठोस द्रव गैस, और लिटेंट हीट। निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होना ही अवस्था का परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता। अवस्था में जो परिवर्तन होता है, जैसे ठोस से द्रव होगा, द्रव से गैस होगा, तो उसके ताप में परिवर्तन नहीं आता है। पहला पॉइंट दिया गया त्रिक बिंदु। वह बिंदु जिस पर पानी जो है या जिस पर कोई भी वस्तु जो है वो तीनों अवस्था में, जैसे ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में होता है, उसे हम कहते हैं त्रिक बिंदु। अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करोगे कि त्रिक बिंदु सर्च करोगे तो आपको ट्रिपल पॉइंट तो आपको मिल जाएगा। ऐसा करके दिखाया गया एक्सपेरिमेंट, तो काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। गलनांक क्या होता है? तो निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना ही क्या होता है? गलनांक होता है। मतलब बर्फ पिघल रहा है, गल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। वो अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होगा। अब है हिमांक, मतलब ठोस में जमना। जैसे पानी को हम जमाएंगे तो वो बर्फ बन जाएगा। जिस टेम्परेचर पे वो बर्फ बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना ही हिमीकरण कहलाता है, तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्रायः जो गलनांक और हिमांक होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। गलनांक और हिमांक क्या होता है? बराबर होता है। जैसे देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है वो बर्फ बन जाता है, लेकिन 0 से थोड़ा भी कम करेंगे तो वो क्या होगा? बर्फ पानी बन जाएगा। तो 0 ही क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है। तो इसीलिए कहा गया कि गलनांक और हिमांक क्या होता है? बराबर होता है। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ता है, ठोस से, जैसे हम ऊपर क्या पढ़े कि किसी भी पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे तो वो क्या होता है? फैलता है। जैसे पानी, मतलब आयतन बढ़ता है, ठीक ना, यही पढ़े। लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि ठोस से अगर हम द्रव में परिवर्तन करें, कब परिवर्तन होगा? जब हम गर्म करेंगे, तो वो क्या होता है? सिकुड़ता है, जैसे कि बर्फ। उसका गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर घटता है। इस सेंटेंस को याद रखो, जिसका द्रव बदलने पर सिकुड़ जाएगा उसका गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर, सॉरी फिर से रिपीट करता हूँ, उसका गलनांक जो है दाब बढ़ाने पर घट जाता है। दाब बढ़ाने पर घट जाता है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सेंटेंस होता है, इसको बार बार रिपीट करो कि ऐसा पदार्थ जो द्रव में बदलने पर सिकुड़ जाता है उसका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है। दाब बढ़ाने पर घटता है। अतः जो पदार्थ ठोस से द्रव बदलने पर फैलता है, जैसे कि तांबा हो गया, उसका गलनांक जो होता है दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। ऐसे समझो कि जैसे अगर हम बर्फ को पानी में फेंकें तो क्या होगा? तैरेगा। तैरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ का जो डेंसिटी है पानी के डेंसिटी से कम है। मतलब यहाँ पानी का जो आयतन है उससे अधिक है बर्फ का आयतन, इसीलिए वो तैर रहा है। लेकिन अगर आप तांबे के घोल में तांबा को डालोगे ना, या लोहे के घोल में लोहा को डालोगे तो लोहा डूब जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि लोहे को अगर आप गर्म करते हो तो वो फैलता नहीं है, सिकुड़ जाता है। ओके, अब आगे देखो। तो यही सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। सिकुड़ने और फैलने का आप तैरने से भी कंपेरिजन कर सकते हो। अब यहाँ पे दिया गया अशुद्धि मिलाने से। जैसे बर्फ में अगर नमक मिला देंगे तो गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। किसी भी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने से क्या होता है? गलनांक घट जाता है। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? निश्चित ताप पर द्रव का उष्मा में बदलना वाष्पन कहलाता है। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब मतलब कंडेंसेशन, संघनन। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, जिससे बादल बनता है। प्रायः क्वथनांक और संघनन ताप जो होता है वो समान होता है। क्वथनांक और संघनन ताप क्या होता है? बराबर होता है। दाब बढ़ाने से क्वथनांक भी बढ़ता है। दाब यानी प्रेशर बढ़ाने से क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है।
गुप्त उष्मा लेटेंट हीट क्या होता है? निश्चित ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए उष्मा की आवश्यकता को ही उसका हम गुप्त उष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। अगर दिया गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी गलन की गुप्त उष्मा, नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त उष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, बर्फ के लिए ये। अब वाष्पन की गुप्त उष्मा, देखो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, जैसे कि ठोस से अगर कोई गैस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कैम्फूर सब है, तो वो उसको कहते हैं हम सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपतन। याद रखना, ऊर्ध्वपतन सब्लिमेशन। डायरेक्ट वो ठोस से क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में नहीं होता। अब जो आगे है यहाँ पे वाष्पन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को ही द्रव की वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान 540 कैलोरी पर ग्राम हो। याद रखना कि जो पानी का गुप्त उष्मा मान होता है वो कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम। याद रखना क्वथनांक या गलनांक से ये सब काफ़ी अधिक होता है, 540 है, और जो पानी वाष्पित होता है वो 100 से ऊपर जाने पे होने लगता है, तो इसीलिए गुप्त उष्मा का मान क्या होता है, अधिक होता है। यदि पदार्थ की गुप्त उष्मा L है तो पदार्थ के m द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा वो उष्मा बराबर क्या हो जाएगा, ml, दोनों का यानी मल्टीपल होता है। गुप्त उष्मा का ऐसा मात्रक जो होता है जूल पर किलोग्राम होता है, जूल पर किलोग्राम। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप का गुप्त उष्मा क्या होता है, अधिक होता है। जल की अपेक्षा जो भाप होती है, जैसे 540 पढ़े हैं वैसे 100 होता है, तो काफ़ी अधिक होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक सोडा मिलाने से, यानी इसमें क्या हो गया कि हमने अशुद्धि मिला दिया, तो उसका गलनांक क्या होगा, कम हो जाएगा। गलनांक घटकर क्या हो जाएगा, -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हम हिम मिश्रण यानी फ्रीजिंग मिक्सर कहते हैं। इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में होता है। क्या मिलाने पर, सोडा मिलाने पर, नमक और सोडा मिलाने पर। वाष्पीकरण यानी इवोपराइजेशन, द्रव की खुली सतह के प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। प्रशीतक रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक यानी कूलिंग उत्पन्न होता है। जैसे कि आप फ्रिज में देखते हो रेफ्रिजरेटर, तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव फ्रियोन भरा होता है। देखो यहाँ पे जो ठंडा करता है ना वो फ्रियोन दिया गया है, पर प्रश्न में आपको कहीं फ्रियोन नहीं देगा, अमोनिया दे देगा, अमोनिया गैस। पहले अमोनिया ही भरा जाता था, लेकिन वो प्रदूषण काफ़ी करता था, तो इसीलिए अब फ्रियोन भरा जाता है। पर ऑप्शन में आपको ना अमोनिया ही देता है, तो अमोनिया पे ही टिक करना। और फ्रियोन दिया रहेगा तो फ्रियोन पे ही टिक करोगे, लेकिन अमोनिया भी दिया रहता है, तो जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी, किसी दिए गए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा होती है ना, तथा उसी ताप पर उसी आयतन के वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा की अनुपात को हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इस अनुपात को 100 से गुना करते हैं, क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त करता है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। हाइग्रोमीटर, नियत जलवाष्प का ताप बढ़ाने से आपेक्षिक आर्द्रता घट जाता है। अगर जलवाष्प का मात्रा मतलब जैसे ताप बढ़ेगा तो जलवाष्प क्या होगा, कम होगा, तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगा, घट जाता है। अब है वातानुकूलन यानी एयर कंडीशन जिसको कहते हैं। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु में निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए। टेम्परेचर 23 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आपेक्षिक आर्द्रता 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच होना चाहिए। वायु की गति 0.75 मीटर पर मिनट से 2.5 मीटर पर मिनट तक होना चाहिए। आप मैप में देखते होगे या फिर जो मौसम देखते हैं ना उस पर आप देखते होगे। अब है उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई उष्मा 2 प्रकार के कार्यों में व्यक्त होती है। पहला तो है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है। दूसरा है बाह्य कार्य करने में। फिर है समतापी प्रक्रम यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे, तो उस परिवर्तन को हम समतापी परिवर्तन कहते हैं। फिर है रुद्धोष्म प्रक्रम यानी ऑडियाबेटिक प्रोसेस।
यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को हम रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म परिवर्तन। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ में बदल जाता है। यह ऊष्मारोध का प्रवर्तन मतलब उदाहरण होता है, जिससे हम क्या करते हैं, शुष्क बर्फ से आग बुझाने में काम आता है। ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताती, जबकि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम जो है ऊष्मा की प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम को दो कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो पहला क्या है, केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है क्योंकि कुछ बर्बाद होता है, और दूसरा है क्लासियस के कथन के अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होता, मतलब कम से अधिक की ओर नहीं जाएगा। स्टार्टिंग